on live now. Okay. नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता आनंद श्री आनंद मूर्ति जी विजन पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्कार। फिर से चुनाव आइल बा, बिहार में बहार आइल बा, लुभावने वादा के पोटली खुलल बा, अब तो जनता के जोर आजमाइश बा। जी हाँ, बिहार में इलेक्शन है और आज हमारे साथ हम कुछ इसी संबंध में चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ हैं सिस्टर निधि, by profession she is commercial manager in reputed multinational company, and the other one is advocate Rashmi Ranjan. Say नमस्कार सबको। Yeah, both of you, please accept my namaskar. चुनाव, इलेक्शन लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है। चुनाव को लोकतंत्र मतलब लोक शासन, अर्थात जनता का शासन। जनता अपने बीच से जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है और उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान करती है, इस आशा और विश्वास के साथ कि वो सत्ता में जाएंगे और जनता के कल्याण के लिए, जनता के जीवन स्तर को बेहतर और ऊंचा उठाने के लिए वो नीति निर्धारण करेंगे और उसका क्रियान्वयन करेंगे। यानी लोकतंत्र के अनुसार दंड जनता के हाथ में है। जनता के पास वो शक्ति है कि वो किसको सत्ता में ले जाए और किसको सत्ता से दूर रखे। मतलब कि जनता जो इस चुनावी दौर में एक मतदाता के रूप में खड़ी होती है, उस जनता, उस मतदाता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और जिम्मेदारी से भरी हुई। नेतृत्व का निर्धारण करना, नेतृत्व को का चयन करना कोई आसान बात नहीं है। ये जिम्मेदारी एक व्यक्ति के प्रति नहीं, अपने प्रति नहीं, अपने परिवार के प्रति नहीं, समाज और देश के प्रति होती है। आज तक हम बात करते रहे कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए, प्रत्याशी कैसा होना चाहिए, उसकी क्या योग्यता होना चाहिए। बिल्कुल सही, ये होना चाहिए। किसी भी प्रत्याशी और उम्मीदवार की योग्यता का निर्धारण जरूर होना चाहिए, लेकिन आज हम चर्चा करेंगे मतदाता कैसा होना चाहिए, मतदाता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा करेंगे। मतदाता अगर अपनी सही भूमिका में, अपनी वास्तविक भूमिका में रहेगा, तभी योग्य नेतृत्व समाज या देश को मिलेगा। और अगर मतदाता 2 पौआ शराब में अपना ईमान बेच दे या चंद हजार रुपयों में अपनी नैतिक जिम्मेदारी जो उसकी देश और समाज के प्रति है उससे मुंह मोड़ ले, तो मतदाता की बर्बादी लिखी हुई। ऐसे में जो चुने हुए भ्रष्ट नेता है वो आबाद होंगे और मतदाता बर्बाद होंगे। तो मतदाता की भूमिका क्या होनी चाहिए इलेक्शन में, ये चर्चा का विषय है। इस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की, क्योंकि जो जनता है जो चुनाव में मतदाता के रूप में होती है, वो भिखारी नहीं है। वो अपने आप को एज ए भिखारी प्रोजेक्ट करते हैं, जबकि उन्हें एज ए किंग मेकर होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे कि मतदाता की भूमिका क्या होनी चाहिए, मतदाता की योग्यता क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम चलेंगे निधि के पास कि निधि,
आप इस पर कुछ दृष्टि डालिए, कुछ अपना व्यू पॉइंट दीजिए कि मतदाता, अभी तक तो हम बात करते थे प्रत्याशियों के बारे में, कैंडिडेट के बारे में, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उनके बारे में। आज हम बात करेंगे कि मतदाता, मतदाता की अहम भूमिका के बारे में, जो बहुत अहम है, क्या होनी चाहिए। निधि जी और रश्मि जी, तो सबसे पहले तो मैं आपको आपकी तारीफ करूंगी कि आपने जो यह इशू उठाया है, जो मुद्दा उठाया, यह बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। और इसकी जो एक कहते हैं ना कि अवेयरनेस लोगों तक अभी तक पहुंची नहीं है कि मतदाता का अवेयर होना या उसकी क्या भूमिका है, ये लोगों को पता ही नहीं। इवन मतदाता डजंट नो, उसको भी नहीं पता है कि मेरी क्या भूमिका है लोकतंत्र में। तो ये बहुत बढ़िया आपने बात कही। तो देखिए, सबसे पहले जो मैं आज का सिनेरियो है, जो आज हम लोकतंत्र की जो स्थिति देखते हैं, तो हम उसकी दृष्टि से देखें, उसके परिप्रेक्ष्य में देखें। तो सबसे पहले अगर मतदाता है, जैसे मान लीजिए मैं मतदाता हूं, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे क्षेत्र में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं। वेरी बेसिक। मैं आपको यकीन नहीं मानेंगे, मैं जब भी वोट देने जाती हूँ, मुझे 2-3 लोग तो ऐसे मिल जाते हैं, कौन कौन खड़ा है, कौन सा अच्छा लगता है आपको, ये पूछते हैं मुझसे। दे डिस्कस आपको क्या लगता है कौन देंगे, एंड देन व्हाट दे डू, दे स्टार्ट लुकिंग एट द गूगल, और गूगल में सर्च करते हैं कैंडिडेट के नाम, एंड देन दे सी कि वो उसकी फेसबुक प्रोफाइल उस वक्त इमीडिएटली देखते हैं। तो खैर छोड़िए, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि दिस इज व्हाट द कंडीशन राइट नाउ। तो अभी मैं उस चीज को लेके बात करती हूँ। तो कौन कौन से कैंडिडेट हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, कैंडिडेट का जो सामाजिक और जो व्यक्तिगत जीवन है वह कैसा है, यह भी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक उसका क्या योगदान रहा है, वो आज एज ए कैंडिडेट खड़ा है तो उसका सामाजिक योगदान अभी तक क्या रहा है। दूसरी चीज, तीसरी चीज है मैनिफेस्टो। उनके मैनिफेस्टो में क्या है, अगर वो खड़ा होता है तो वो मैनिफेस्टो में क्या उसने लिखा है, और उसके मैनिफेस्टो में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो रियली प्रैक्टिकल हैं। वो तो कुछ भी लिख देंगे, वो तो आसमान तोड़ के जमीन में ले आएंगे, तारे तोड़ के जमीन में ले आएंगे, लेकिन दैट हैज टू बी प्रैक्टिकल। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज मैंने बोली कि कैंडिडेट को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कैंडिडेट को पता, अगर उसको एटलीस्ट ये चीजें पता है तो वो थोड़ा प्रैक्टिकली चीजों को समझेगा। अब आते हैं मतदाता का जो व्यक्तिगत जीवन है उस पे। तो तीसरी, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, हम कहते हैं जागरूक मतदाता। तो जागरूकता के कई स्तर हो सकते हैं। एक स्टेजेस होती है ना जागरूकता की, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। जागरूक हो सकता है कोई थोड़ा बहुत जागरूक हो, लेकिन दूसरा व्यक्ति उससे ज्यादा जागरूक हो, और तीसरा तो बिल्कुल सब कुछ ही समझते, हॉलिस्टिकली हर चीज को देख रहा है। तो इस तरीके से जागरूकता का लेवल हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं जागरूकता की बात कर रही हूँ वो मैं बहुत ही आधारभूत, मूलभूत जो उसकी योग्यता है उस पे कर रही हूँ। तो मूलभूत आवश्यकता, मतलब मूलभूत जो योग्यता मनुष्य मतदाता की होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसकी जागरूकता का लेवल आपको अभी बताना चाहूंगी। तो मतदाता का खुद का व्यक्तिगत चरित्र नीतिवादी होना चाहिए, नैतिक होना चाहिए। दैट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर मतदाता खुद नैतिक है, नीतिवादी है, तभी वो एक नैतिक जो नेतृत्व है या जो राजनेता है उसका चयन कर पाएगा। अगर वो खुद अनैतिक है तो वह नैतिकता दूसरे में ढूंढ नहीं सकता है। तो मतदाता खुद का नैतिक होना बहुत जरूरी है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज जो है शिक्षा, जो हम भौतिक शिक्षा की बात करते हैं, तो अगर मैं शिक्षित हूं तभी मैं आपका शिक्षा का स्तर समझ सकती हूँ, तभी तो मुझे पता लगेगा आप कितने शिक्षित हैं, आपका स्तर क्या है। अगर मैं खुद ही शिक्षित नहीं तो मैं आपकी शिक्षा के स्तर को समझ नहीं सकती। दो आई नो कि आप शिक्षित हैं, ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन आपका जो स्तर है वो मैं नहीं समझ सकती। तो मतदाता का शिक्षित होना, एक बेसिक शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जो है वो है सामाजिक आर्थिक चेतना। आज के, मैं मतदाता की छोड़ दीजिए, आप नॉर्मल व्यक्ति में भी ये चीज नहीं है।
समाज तो आज की डेट में लोग खत्म होता जा रहा है। आर्थिक भी, अभी आर्थिक तो मैं सेकंड में लाऊंगी, लेकिन सामाजिक चेतना, आसपास के पड़ोसी के प्रति जो भावना होनी चाहिए, 10 कदम का पड़ोसी, 10 कदम का, हम समाज तो फिर पूरा एक क्षेत्र आ गया, तो 10 कदम के पड़ोसी के प्रति अगर मैं सामाजिक हूं तो उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है या उसकी मेरे प्रति कुछ जिम्मेदारी है, हम तो ये भी भूल गए हैं। तो जो सामाजिक आर्थिक चेतना है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जब मैं कह रही हूँ सामाजिक आर्थिक चेतना, तो सामाजिक आर्थिक चेतना से मेरा अर्थ है समाज में किस तरीके का आज विघटन हो रहा है। जैसे समाज में धर्मवाद, जातिवाद, है ना, संस्कृति और अपसंस्कृति में क्या भेद है। अगर आप अपसंस्कृति को ही संस्कृति मानने लगोगे फिर तो हो गया ना, वो शिक्षा, मतलब वो चेतना कहाँ रही, वो चेतना नहीं रही। तो यह चेतना मतदाता के अंदर होना चाहिए। अगर वह यह चेतना उसके अंदर आ गई तो वो हर लेवल पे जो उसका चुनाव होगा वो बहुत ही सटीक और बहुत ही सही होगा। अब हम आते हैं आर्थिक चेतना। जब हम आर्थिक चेतना की बात करते हैं तो आर्थिक में मैं बेसिक की बात कर रही हूँ, इट्स वेरी बेसिक। एक अर्थवेता है, एक अर्थशास्त्री है, उसका आर्थिक चेतना कई बड़ा लेवल होगा, हम भी शायद उस पे ना बैठ पाए। लेकिन एक सिंपल, अगर मैं मतदाता हूं तो मेरी आर्थिक चेतना यह होनी चाहिए कि आज महंगाई क्यों है, उसका कारण क्या है। कांग्रेस के टाइम, सॉरी मैं एक पार्टी का, लेकिन कांग्रेस के टाइम पे भी वही महंगाई थी, बीजेपी के टाइम पे भी वही महंगाई है। कल को अगर कोई और पार्टी आएगी उसके टाइम पे भी अगर वही महंगाई रहती है तो पार्टी के आने या ना जाने से महंगाई कम या बढ़ेगी नहीं, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी। महंगाई का मूल कारण आर्थिक क्षेत्र पे है। तो आर्थिक क्या हम नीतियां फॉलो करें जिससे महंगाई कम होगी, बेरोजगारी क्यों है, क्यों बढ़ रही है, तो यह चेतना है। अब उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, पार्टी की नीतियों से लेना देना जरूर है। तो उस नीतियों पे ध्यान रखते हुए हमें क्या कहते हैं चयन करना हो, ना कि सिर्फ पार्टी को देख के, है ना। तो यह है चेतना। इसके बाद आती है राजनीतिक चेतना। सामाजिक, आर्थिक, अब आएंगे हम राजनीतिक। जब हम राजनीतिक चेतना की बात करते हैं, आज हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट खड़ा है वो किस पार्टी का है, अगर उस पार्टी का आधार क्या है, आदर्श क्या है। अगर आप देखेंगे आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जब आदर्श की बात करेंगे ना, पहले तो आप किसी भी राजनीतिक पार्टी पे किसी से भी चले जाइए, आप, मैं गारंटी देती हूँ, आप किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी कैंडिडेट से आप पूछिएगा कि आपकी पार्टी जब बनी तो उसका आधार क्या था, किस आदर्श पे बनी, वो कारण क्या था उसका बनने का। अगर वो कहते हैं कि हमारा कारण ये था, तो वो जो आदर्श उनका है ना, वो आदर्श आज उसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। पहले तो आदर्श ही बहुत संकीर्ण है। अगर आप देखेंगे आदर्श क्या है, भेद पर पार्टी बनी हुई है, धर्मवाद पर पार्टी बनी हुई है, इसके अलावा कोई कास्ट, कोई एक छोटी सी जाति को बचाने के लिए पार्टी बनाई गई है। तो जितनी भी अगर आप पार्टी देखेंगे उनका उद्देश्य सर्वांगीण विकास सारे मनुष्यों को लेके या सारे जीवों को लेके नहीं है। वो एक पर्टिकुलर समुदाय, पर्टिकुलर जाति, पर्टिकुलर धर्म, इस पे बेस्ड है। उनका जो आदर्श है या उनका जो आधार है वह संपूर्ण मानव जाति, संपूर्ण जीव जगत को लेके या उनके कल्याण को लेके नहीं है। आप ये किसी भी कैंडिडेट से पूछिएगा। तो यह जो चेतना, राजनीतिक चेतना बोली, यह मतदाता को पता होना चाहिए। कोई भी आज का, मैं कह रही हूँ, आई एम ऑल्सो वर्किंग, मैं देखती हूँ हाईली क्वालिफाइड बी स्कूल से पढ़े हुए मतलब आजकल के जो नौजवान हैं, दे डोंट हैव दिस अवेयरनेस। बहुत अच्छी इंग्लिश भी बोलते हैं, वो बहुत अच्छा नॉलेज भी बोलते हैं, बहुत अच्छे वर्ड्स भी पकड़ के बोलते हैं बट अगर मैं उनसे मूलभूत चीजें पूछ लूं तो दे आर जस्ट जीरो ऑन दिस। तो हम, ये मतदाता का एक सिंपल योग्यता है, एक बेसिक आधारभूत योग्यता है जो मैं समझती हूँ हर मतदाता को होना चाहिए इसका ज्ञान। और तभी हम एक क्या कहते हैं नेतृत्व, एक नैतिक नेतृत्व दे पाएंगे। और जब हम बात करते हैं मतदाता, तो मतदाता को यह भी पता होना चाहिए कि जो व्यक्ति खड़ा है वह, उसका जो नेतृत्व का गुण है वह भी होना चाहिए।
बिल्कुल समझ रहे, आप कैंडिडेट है, अगर उसमें नेतृत्व का गुण नहीं है तो वो हो सकता है वो नैतिक हो सकता है वो एजुकेटेड भी हो, लेकिन अगर नैतिक नेतृत्व जो नेतृत्व का गुण होता है वो हर किसी में नहीं होता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम, लेकिन एक नैतिक जो नेतृत्व का गुण है वो भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको भी देखना चाहिए मतदाता को कैंडिडेट में। तो मैं बस समराइज करूंगी दीदी इसको कि उसको ये पता होना चाहिए क्षेत्र में कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हैं, कैंडिडेट का सामाजिक व्यक्तिगत जीवन क्या है, उसका सामाजिक योगदान क्या रहा है, उसके मैनिफेस्टो में कितनी बातें प्रैक्टिकल हैं और जो कल्याणकारी है। मैनिफेस्टो लंबा चौड़ा बहुत कुछ बना देते हैं, प्रैक्टिकल क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, मतदाता का खुद का नैतिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वह खुद नीतिवादी है तभी वो नीतिवादी व्यक्ति का चयन कर सकता है। तीसरी चीज, वो खुद शिक्षित होना चाहिए, तभी वो दूसरे की शिक्षा का स्तर समझ पाएगा। चौथी जो हमारी, मैंने बोला सामाजिक आर्थिक राजनीतिक चेतना, वेरी इंपॉर्टेंट। समाज में क्या इश्यूज हैं, किससे हमारा पतन हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्थिक क्यों महंगाई, बेरोजगारी क्यों है, क्या इसके मूल कारण क्या है, क्या ये पार्टी के आने जाने से चेंज होगा, नहीं, यह चेतना व्यक्ति में होना, मतदाता में होना बहुत जरूरी है। तीसरी, जैसे मैंने कहा, राजनीतिक पार्टी का आदर्श क्या है, आधार क्या है, किस बेसिस पे उनका क्या है, क्या वो एक छोटे से समुदाय को लेके बात कर रही है या वह सबके कल्याण के लिए बात कर रही है। अगर उसको ये चीजें सारी पता है मतदाता को, तो वह एक अच्छे नेतृत्व का चयन करेगा, वरना हम देखेंगे कि जो हमारा जो चयन है उसमें कई त्रुटियां रह गई हैं। दिस इज फ्रॉम माय साइड, विनीता जी। बहुत 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 धन्यवाद, और बहुत ही सारगर्भित बात आपने कही निधि। और ये जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक चेतना, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था आपका, धन्यवाद। आजकल हम, जैसा कि आपने कहा, जब इलेक्शन आता है तो हम एक पार्टी के ग्लैमर में, जो मतदाता है वो एक पार्टी के ग्लैमर में फंस जाता है। वो ध्यान नहीं देता कि जो व्यक्ति उसके शहर से, उसके क्षेत्र से खड़ा है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो उसके अंदर कितनी जन कल्याण की भावना है, क्या वो पथभ्रष्ट तो नहीं। इन सारी चीजों को वो पार्टी के ग्लैमर में खो देता है। तो ऐसे में ये मतदाता के लिए मैं इस टॉपिक पे, इस बिंदु पर मैं एडवोकेट रश्मि रंजन से जानना चाहूंगी कि ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए। धन्यवाद दीदी। मैं इस टॉपिक की शुरुआत रोहित वेमुला थे जो स्टूडेंट थे, तो उनके शब्द हैं, वो जो मैं एक स्टार्टिंग में उनका बोलूंगी कि उन्होंने बोला था कि जो वैल्यू है एक इंसान की आज की स्थिति में, वो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ अ मैन हैज बीन रिड्यूस्ड टू हिज इमीडिएट आइडेंटिटी, द नियरेस्ट पॉसिबिलिटी टू वोट अ नंबर टू अ थिंग। तो आज का ऐसा समाज हो गया है कि हर इंसान, पहले तो मैं यही बोलूंगी कि नेता ये देखता है कि ये वोट करने जा रहा है, कितने वोट मिले, कितने हजार मिले, कितने लाख मिले। तो ये वोट जो है वो हर एक इंसान जो हजार में है, लाख में है, वो नंबर नहीं है, वो एक कॉन्शियस अप्रोच है। मतलब मेरी फीलिंग है कि मैं उस एक इंसान को इलेक्ट कर रही हूँ ताकि वो आए और मेरे इन सारी चीजों को एड्रेस करे। एक वोट है उन सारे लोगों की। तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि अगर उन्होंने, जो अभी करंट पावर में है, उन्होंने, ऐसी स्थिति आ गई है कि आप एक नंबर में रिड्यूस होके रह गए हैं, 3, 4, 5 लाख, तो ये हमारी गलती है। क्योंकि ये जो वोटिंग का पावर है, जो हमें संविधान ने दिया है, कोई भी चीज हमने देखा है कि स्टार्टिंग से ही, बिगिनिंग से ही, जब सिविलाइजेशन जब से आया है, कोई चीजें हमें मुफ्त में नहीं मिली हैं, हमें उसके लिए लड़ना पड़ा। कोई भी चीजें भले, बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसे औरत के हक की बात हो गई,
जो कमजोर तबके के हैं वो उनके हक की, SC/STs की बात हो गई, किसी की भी बात हो गई, बच्चों की राइट की बात हुई है, वो हक हमें लेना पड़ा है। 40 साल पहले नहीं था जो वो हक है, लड़ के लेना पड़ा है। तो ये जो वोट है, हम एज अ वोटर भूल गए हैं कि ये जो हक हमें मिला है, काफी लोग इसके लिए मशक्कत की है उन्होंने, तब जाके हमें ये राइट मिला है। तो जो वोट करने की जो प्रोसेस है, वो सिर्फ पिकनिक नहीं है कि हाँ 5 साल हो गए हैं फिर आया है इलेक्शन हम जाके दे देते हैं। वही जैसे बोला आपने, निधि दीदी ने बोला कि लोग को पता ही नहीं होता कि कैंडिडेट कौन है, बस होता है कि अरे चलो इलेक्शन है, छुट्टी का दिन है, बहुत सारे तो देने भी नहीं जाते हैं, पिकनिक में निकल जाते हैं, प्लान भी नहीं होता है। तो वहीं पे हमने चूक कर दी, अपनी वैल्यू घटा दी। जो सर्वेंट होना चाहिए एक्चुअली जो लोगों का, हमने वो राजा कैसे बना, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया अपने पावर्स का। यही होता है, जब हम अपने पावर का ध्यान नहीं देते हैं, कोई और ले जाता है, और वो वही बात हुई है यहाँ पे। तो वही है कि ये पावर सिर्फ एक जाके वोट दे दिया, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ये वोट जो है, हम भूल चुके हैं कि संविधान में हमें जो प्रोविजन दिया है, वो एक स्टेप हमें ले जाता है इक्वालिटी की तरफ। ठीक है, इक्वालिटी को सिर्फ पॉलिटिकली नहीं हो, सोशली नहीं हो, इकोनॉमिकली, ये सारे एस्पेक्ट हैं कि हम एक तरफ उसके नजदीक जाते हैं। तो इसीलिए हमें वोट को, कल है वोट, मैं तो दरख्वास्त सबसे करूंगी कि भाई बिल्कुल जाना चाहिए, स्पेशली जो एजुकेटेड है, क्योंकि भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है। हमेशा बोलते हैं कि 66% टर्न आउट हो गया, 70% टर्न आउट हो गया, अरे इसमें तो 93% आया। भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, क्योंकि रियल डेमोक्रेसी है। अगर वो मतलब एजुकेटेड ना हो लोग, तो किसको वोट कर रहे हैं जो एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल तो किसको वोट कर रहे हैं वो क्या वो सही है, वो नहीं पता चलेगा। जाके लोग वही वैसे स्वीप करके एक प्रोग्राम निकाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, जो एथिकल वोटिंग के बारे में, एक इन्फॉर्म वोटिंग के बारे में हर इलेक्शन से पहले जागरूक कराते हैं लोगों को। और ये तक प्रोविजन हो गया कि डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं, उन तक कोई मतलब फैसिलिटीज तो दी हैं कि वोट जाए, वोट पहुंचे। ये तक प्रॉक्सी वोट की बात करते हैं कि हाँ दी जाएगी। एनआरआईज को ये बोल रहे हैं कि क्योंकि सिटीजन तो वो भी है, भारतीयता है उनमें, तो वो भी वोट दें, बट नंबर्स तक सीमित रह जाए। हम वहीं तक सीमित समेट के रह गए हैं कि वोट देना है। हम ये भूल गए कि नहीं, ये वोट देने का अधिकार था, ये रिविजन। जी जी नहीं, आप बोलिए, आप आपके बाद में उनको। नहीं, आप बोलिए, आपके बाद मैं फिर पॉइंट्स अपना रखूंगी, आप कंप्लीट कीजिए। ओके ओके। ये भूल चुके हैं कि ये जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये जो हमें लड़के मिला है, इलेक्शन एक प्रोसेस है उसे रिवाइव करते रहने का। ठीक है, तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र उससे बहुत बड़ा है। तो हमें एज अ वोटर इसे, हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अवेयर हो। ये कैसे है? ऑब्वियसली एजुकेशन। कोई भी एक सोशल इविल हो, उसको एंड करने का, कोई भी हो, उसे एंड करने का एकमात्र रास्ता है एजुकेशन। तो गवर्नमेंट अपने तरफ से जो कर रही है वो कर रही है, बट हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम एक कदम बढ़ाएं, क्योंकि हमारे लिए हो रहा है। वो तो अपना काम आएंगे, हम देख ही रहे हैं कि किस लेवल पे क्या करप्शन हो रही है, क्या हो रही है, वो तो अपने लिए आते हैं। बट हमें बहुत जरूरी कि हम उस कैंडिडेट को डेफिनेटली चूज करें, जैसे इन्होंने बोला, जो हमारे बेसिक राइट्स के बारे में बात करेगा। क्योंकि ताज्जुब की बात है कि मतलब जैसे हमारे पेरेंट्स का जनरेशन था, तब ये बात उठती थी कि रोटी कपड़ा मकान हो, बट हमारा जो जनरेशन है, वहां पे ये सिमटा नहीं है कि हमें सिर्फ रोटी कपड़ा मकान चाहिए, एजुकेशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, सेफ्टी चाहिए अगर मैं बाहर जा रही हूँ। बहुत बेसिक समस्याएं हैं। और ये एक्चुअली सोचने की बात है और विडंबना बोल सकते हैं कि एक तबका ऐसा है, इंडिया में ही एक तबका ऐसा है जो मार्च से प्लॉट खरीदने की, जमीन खरीदने की बात करता है। और बिल्कुल और एक तबका बिल्कुल वैसा है कि जो अभी मनरेगा के अंदर जमीन खोदने के पैसे अभी भी लेता है। तो जो ये वाइट गैप है, ये जो लिवलीहुड का, ये जो वाइट गैप है, डिग्निफाइड नहीं है। हम सिर्फ वही खाएं, हमें वो 20 किलो चावल मिल जा रहा है, ये मिल जा रहा है, एक
स्तर नहीं बढ़ पा रहा है। तो मेन फोकस एज अ वोटर, जैसे हम हैं, प्राइवेट मैं प्रैक्टिस करूंगी, मेरा क्लिनिक खोल लेगा, सरकार आ रही जा रही है, हमें क्या फर्क पड़ता है, ये भी एटीट्यूड है लोगों का जो वोटर का है। नहीं चाहते देने, नहीं हमें क्या फर्क पड़ता है। तो वही है नैतिकता, यहाँ पे वो नैतिकता की बात आती है कि आप नहीं, बट जो लोग हैं आपके नीचे, जो सिर्फ उस पॉलिसी के भरोसे है, उस मैनिफेस्टो के कि यहाँ आएंगे तो हमें घर मिलेगा, उनके लिए बहुत बड़ी बात है। तो आप उनके लिए वोट करिए, क्योंकि आपके भी बच्चे हैं, आप नहीं, आप ठीक हैं, बट क्या पता आपके बच्चों का टाइम कैसा हो, तो आप कैसा गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि एक आगे 5 साल ये होता है कि 5 साल में कोई भी, अगर हमने देखा है कि जो वर्किंग एक्चुअली में काम करते हैं नेता, वो काफी कुछ पलट के रख देते हैं। तो वोटर्स के पास इतना पावर है, हमें सबसे पहले वो एजुकेट करने की जरूरत है। क्योंकि एजुकेशन दो चीज से, मतलब दो में उतर के आता है। एक है कि वोटर का एजुकेशन और एक सिविक एजुकेशन। वोटर का एजुकेशन की भाई पता नहीं है कि किसको वोट देना है, कौन उठा है, बिल्कुल नहीं पता है। और हम तो अभी, बिहार की तो सबसे बुरी हालत है इन सब चीजों में, जहाँ पे लोगों को कल के खाने का पता नहीं है, तो वोट किसको देना है कैसे पता है। कचरा फेंकना सही जगह पे नहीं पता है, वोट देना कैसे पता होगा, किसको पता हो, कैसे पता हो। तो ये सब चीजें हैं जो हमें सोचनी चाहिए, वो नहीं सोच पा रहे हैं, हम सोच पा रहे हैं। अगर हम पढ़ लिख के थोड़ा आगे बढ़े हैं तो हमें उनके लिए सोचना चाहिए। तो मैं तो यही बोलूंगी कि स्थिति अभी ऐसी है कि एजुकेट करना वोटर को बेसिक लेवल पे बहुत जरूरी है। आइडियलिस्टिक वही बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग के लिए सार्थक है, बट उन लोग के लिए नहीं, जो शायद उनको नहीं पता कि कल की रोटी मिलनी है कि नहीं मिलनी। तो अगर हम सिविक्स एजुकेशन देना बहुत जरूरी है कि मतलब एक सिटीजन का एक एज एक व्यक्ति, एक समाज में एक सामाजिक प्राणी, एक का क्या जिम्मेदारी होती है, कैसे उसको, जैसे आपने कहा कि कचरा, जैसा कि आपने कहा कचरा कहाँ फेंकना है ये तक नहीं पता है, वो वोट क्या करेंगे, वो अपने नेतृत्व का चयन कैसे करेंगे। राइट, सही बात। ये और मैं ये कटाक्ष नहीं कर रही, क्योंकि मैं भी बिहारी हूँ, तो मुझे बिल्कुल कटाक्ष करके नहीं, क्योंकि अगर बिहार अच्छा काम कर रहा है तो वो भी मेरा है, बुरा कर रहा है तो वो भी मेरा है। तो मैं ये नहीं कटाक्ष नहीं करी कि ये ऐसा है। मुझे तरस आता है, हाँ भाई, मुझे ये सभी जगह है, ये सभी जगह, इट्स नॉट अबाउट बिहार, ये तो ओवरऑल इंडिया की बात हो रही है मतदाता की। हाँ बिल्कुल, हाँ ये तो हम तो एड्रेस कर रहे हैं, बट स्पेशली जैसे कल बिहार है, तो जैसे कोई भी इंडेक्स आता है तो उसमें थोड़ा सा होता है कि क्योंकि माइग्रेंट्स भी देखिए, अभी सबसे ज्यादा बिहारियों ने ज्यादा इफेक्ट हुआ है। एजुकेशन भी देख ली जाए कि जो 3 साल का बीए है वो 5-5 साल तक चलता है। कल ठीक है, मैं तो यही आगे हम लोग और एक्सटेंड करेंगे, मैं तो यहीं पे अब समराइज यही करूंगी कि हमें एज वोटर सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है, तभी तो हम एड्रेस कर पाएंगे कि भाई बात क्या है। राइट, बस राइट। थैंक यू रश्मि। निधि, आप कुछ कहना चाह रही थी? हाँ विनीता जी, तो रश्मि थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। इसमें मैं थोड़ा सा और, मतलब थोड़ा सा मैं अपना और इसमें ऐड करना चाहूंगी। द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग बट इन माई वर्ड्स। तो जैसे इन्होंने कहा कि भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, तो भीड़ तो इकट्ठी हो चुकी है और ये भीड़ तंत्र बन चुका है, यह लोकतंत्र रहा नहीं, यह भीड़ तंत्र बन चुका है। अब भीड़ तंत्र कैसे बना है, जैसे आपने बोला कि हमें नंबर ऑफ वोट्स नहीं देखने हैं कि 99%, हमने देखना है कि द क्वालिटी ऑफ वोट्स कितने पड़े हैं। अब जो क्वालिटी ऑफ वोट्स है वो कैसे बेस्ड होगा, तो ये भीड़ तंत्र क्यों है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपको गाड़ी चलानी है, ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति जाके सड़क पर गाड़ी चला लेगा। यू हैव टू हैव द लाइसेंस, यू शुड हैव द लाइसेंस फॉर ड्राइविंग द कार, तब जाके आप गाड़ी चलाने के योग्य हैं, राइट। तो वैसे ही मतदाता मत करना मतलब एक बहुत ही, आप किसी को देश दे रहे हैं, आप किसी के हाथ में पूरा देश उठा के अपना जीवन किसी के हाथ में पूरा दे रहे हैं, और आपकी योग्यता देखने का अधिकार नहीं है, आपकी योग्यता का चयन होना जरूरी नहीं समझते आप।
अगर आप किसी को अपना जीवन किसी के हाथ में दे रहे हैं तो आपकी कुछ योग्यता तो हो कि हाँ आप अपने बच्चे को भी कहते कि बेटा तुझे अभी इतनी समझ नहीं कि तू ये कर सके, राइट? द सेम थिंग शुड फॉलो हियर, व्हाई इट इज नॉट फॉलोइंग? आपको मैं बता दूं, ये जितने भी चंद ठेकेदार बने हुए हैं आज लोकतंत्र के, उनका इन्होंने ये हाइप कर दिया है। वरना ये जो राइट टू वोट है, ये जो राइट टू वोट है, इट्स नॉट फॉर ऑल। यहाँ पे हो सकता है मैं पॉलिटिकली करेक्ट नहीं हूं, लेकिन राइट टू वोट वही हो जो एलिजिबल हो। तो जागरूक जो व्यक्ति है, जागरूक जो व्यक्ति है वो मतदाता बने। अब आप देखिए, जो प्रोफेसर है और जो सड़क पे कुदाल चला रहा है जो व्यक्ति, उनके वोट सेम नहीं हो सकते। अब आप देखिए, अगर मैं कल के, जैसे आपने बोला रश्मि जी कि कल के व्यक्ति को खाने का नहीं पता, कल का मेरा खाना मेरे घर में कैसे आएगा, मेरे बच्चे, उसको क्या नैतिकता की बात पढ़ाएंगे? वो तो अनैतिक करके भी बच्चे के लिए खाना लाएगा। और वो उसका धर्म है, वो उसका धर्म है। उसके पास खाने का नहीं तो उसकी शिक्षा छोड़ दीजिए, उसके पास शायद सर के लिए जो छत है वो भी पूरी नहीं है, तो हम उसको एजुकेशन, उसको जागरूक होने की बात नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले बिफोर राइट टू वोट इट शुड बी राइट टू एम्प्लॉयमेंट। तो जब व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, आवास, ये 5 मूलभूत आवश्यकताएं उसके पास गारंटीड होंगी, तब जाके व्यक्ति स्थिर मन से कुछ सोच सकता है। जब वह स्थिर मन होगा, उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी या कैपेबिलिटी होगी, तब जाके वो आई विल कम टू रश्मि, लेट मी फिनिश, देन आप ऐड कीजिएगा। हाँ, तो तब जाके क्या कहते हैं, वो कुछ सोच पाएगा और अपने आप को एजुकेट करेगा, अपने आप को जागरूक करेगा, और उसके अंदर नैतिकता का भी स्तर बढ़ेगा। और फिर आप देखिएगा जो उसका वोट तब होगा और जो वोट उसने पहले दिया था, उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा। तो आज का जो लोकतंत्र है वह भीड़ तंत्र बन चुका है, और इसको अगर लोकतंत्र सही में बनाना है तो जागरूक व्यक्ति को मतदाता बनाना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ साथ हमने और लोगों को और मतदाता को जागरूक बनाना है, तब जाके हम धीरे धीरे नंबर ऑफ वोटर्स इंक्रीज होंगे। पहले जो जागरूक, आप देखिए, आपका RW होगा, आप किसी सोसाइटी में रहते होंगे, वहां पे अगर आज ही बोल दिया जाए कि आपके एरिया में कुछ समस्या है, आइए इकट्ठा होइए, बात कीजिए, आप देखिएगा 20 लोग भी इकट्ठे नहीं होंगे। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि लोगों को कोई मतलब ही नहीं। उसमें से जो सही में कंसर्न होंगे या जो जागरूक होंगे वही 10 लोग मिलेंगे मीटिंग में, पूरा मोहल्ला नहीं मिलेगा, 500 के 500 लोग नहीं मिलेंगे। और दूसरी चीज, वहां उसको हाइप भी नहीं किया गया है, हाइप नहीं है, तुम वोटर्स हो, तुम इसमें मेंबर्स हो, उसको हाइप नहीं है। आज राइट टू वोट को इतना हाइप कर दिया गया है कि अगर मैं किसी को बोल दूं कि वोट और नहीं इंपॉर्टेंट जितना क्वालिटी ऑफ वोटर या वोटर का जागरूक होना इंपॉर्टेंट है, तो शायद लोग समझे कि मैं उनके अधिकार को विच्छिन्न कर रही हूँ। लेकिन आपका पहले राइट टू एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, फिर आप राइट टू वोट कीजिए। जब आप एम्प्लॉय होंगे, देखना जो जागरूक लोग होंगे वही वोट देने, आज की डेट में जो जागरूक लोग हैं वो वोट देने आते ही नहीं है, बिकॉज दे आर जागरूक एंड दे नो देयर इज नो यूज ऑफ दिस वोट। ऐसा समझ, अब देखिए ना, जो 200 रुपए की जैसे आपने कहा शराब में बिक जा रहे हैं, 300 रुपए में मैंने वोट खुद बिकते हुए देखे। 300 रुपए लाइन में लग के लोगों को देते हैं, 400, अब शायद हो सकता है रेट बढ़ गया हो, मैं 5 साल पुरानी बात कर रही हूँ, 1000 हो गया होगा, वोट दे आते। तो उनकी वोट का क्या वैल्यू? ये तो आप किसी और को फायदा पहुंचा रहे हो ना। हमको तो, जिसने सही में जागरूक होके वोट दिया उसका तो वोट 0 हो गया, क्योंकि जागरूक लोग तो बहुत कम है। जागरूक लोग तो बहुत कम है, और जो जागरूक नहीं है वो ज्यादा है, उनके वोट नंबर ऑफ डेफिनेटली ज्यादा होंगे। तो लोकतंत्र का तो मौखिक हो गया ना। तो एक मैं पीबीआई के हमारे जन संपर्क सचिव हैं, बहुत अच्छे पोएट हैं, वो बहुत अच्छी रचनाएं हैं उनकी, ओजस्वी और क्रांतिकारी। मैं उनकी अभी उनकी एक पोएम आपके सामने रखूंगी, इंग्लिश में है, उसके बाद मैं एक हिंदी वाली सुनाऊंगी, पर वो मैं बाद में सुनाऊंगी। तो इंग्लिश वाली सुनिए, और टाइटल है द मॉकरी सी।
democracy, not democracy, democracy. Democracy means notes buying votes, turning voters into sheep and goats. Democracy means a game for goons and an investment for business tycoons. Democracy means public opinion swaying to hype and politicians resorting to antics of every type. Democracy means parties involved in an endless blame game, slinging mud at one another with no scruples or shame. Democracy means money, muscles, and rhetoric at their best, deciding the outcome of every contest. Democracy means politician and capitalist, big and small, hoarding away the wealth that belongs to all. So this is democracy. So this is what is this is what is happening right now in democracy, in the name of democracy actually. तो ये डेमोक्रेसी रही नहीं, ये भीड़ तंत्र हो चुका है. जब तक चुनाव प्रणाली में संशोधन नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट नहीं होंगे, तब तक मतदाता जो जागरूक हैं उनके वोट की भी अहमियत खत्म है. तो जागरूक मतदाताओं को वोटर बनाया जाए और साथ साथ मतदाताओं को जागरूक किया जाए. तब आप देखिएगा, हाँ, साथ साथ किया जाए. डेफिनेटली वी कैन नॉट लीव पीपल, हमें उनको जागरूक करना होगा. इसलिए प्राउड के अंतर्गत इलेक्टोरल कॉलेजेस का है कि जैसे जैसे लोग जागरूक होते जाएंगे, दे विल बिकम द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज एंड दे विल बी हैविंग एलिजिबिलिटी टू गिव वोट्स. राइट, सो दैट शुड बी. तो ये चुनाव संशोधन का मैं यहाँ पे सपोर्ट करती हूँ और मेरी आवाज शायद सरकार तक पहुंच सके तो पहुंचे कि चुनाव प्रणाली में संशोधन हो, कि पहले जागरूक मतदाताओं को वोट देने का अधिकार हो और साथ साथ मतदाताओं को जागरूक किया जाए ताकि नंबर ऑफ वोट्स, क्वालिटी वोट्स इंक्रीज हो. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, विनीता जी एंड रश्मि जी. रश्मि जी, आप प्लीज ऐड कीजिए. आपको राइट, आपने कहा कि मेरी आवाज सरकार तक पहुंचे. मैं तो ये कहूंगी कि आपकी आवाज जागरूक मतदाता तक पहुंचे, क्योंकि सरकार वही बनाते हैं, सरकार नेतृत्व वो प्रदान करते हैं. तो जागरूक मतदाता तक पहुंचे और कोई भी चीज आसान, जैसा कि रश्मि ने कहा कि कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती, मूवमेंट करना पड़ता है और ये मूवमेंट जनता ही करती है. मतदाता जो चुनाव में मतदाता के रूप में खड़े होते हैं वो ही करते हैं. तो आपकी आवाज इन तक पहुंचनी चाहिए ताकि ये अपने अधिकारों को समझ सके, अपनी शक्ति को पहचान सके. हाँ रश्मि, आप कुछ कहना चाह रही थी, प्लीज. जी बिल्कुल. इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली सही नहीं होगा अभी ये बोलना कि एलिजिबिलिटी जो है वोटर्स की ऑन अवेयरनेस होनी चाहिए, कितना कॉन्शियस है उस पे होना चाहिए. मुझे लगता है कि आज की जो है ये मांग है, आज की डिमांड है. बिल्कुल बिल्कुल. एज अ यूथ हम सबको पता है कि डेमोक्रेसी है वो यही है कि वही बाय द पीपल फॉर द पीपल जो सरकार है. बट वही अगर अवेयर नहीं हुए, सब जाके वोट दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं नहीं पता है, तो जो उसका मेन मोटिव है डेमोक्रेसी का वो वही फेल हो जाता है जो हो रहा है. क्योंकि मैं पार्टी स्पेसिफिक की बात नहीं करूंगी, मतलब जैसे एक एक्स पार्टी थी जो हार गई क्योंकि वो स्कैम में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व थी, बट जिस पर्सन की वजह से वो पार्टी हारी थी 2014 में, वो पर्सन को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पिछले बार से 40,000 ज्यादा वोट मिले. ये ऑन फैक्ट बता रही हूँ. तो एजुकेट करना बहुत जरूरी है. सिर्फ ये जागरूकता सिर्फ एजुकेशन से आएगी. ये बेसिक जो इनका प्रोग्राम है कि हाँ हम वोटर्स को बताएं कि किधर करना है, एथिकल हो, फ्री फेयर इलेक्शन हो. दूसरा ये जो सिविक एजुकेशन की मैं जो बात कर रही थी कि अवेयरनेस हमारे पॉलिटिकल सोशली आसपास हो क्या रहा है, रिक्वायरमेंट क्या है. जैसे हम वही देखते हैं कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो हस्बैंड जो दे रहा है वोट वो वही वाइफ देंगे, ये ससुर जी एक डिसाइड कर लें एक पार्टी है वहीं पे पीछे पीछे जाके दे देना. एजुकेशन उस स्तर पे होनी चाहिए जहाँ पे नंबर नहीं है. ये एक कॉन्शियस चॉइस है जो हम एक बना रहे हैं, तो
उस औरत को, उस बच्चे को जो 18 हो रहा है, उसको एजुकेट उसकी फैमिली वाले करें, नहीं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जो वहां पे उनको पता चले कि भाई मैं जिसको कर रही हूँ वो मैं अपनी चॉइस से कर रही हूँ। और ये पावर एक्चुअली वही बार बार मैं वही बोल रही हूँ कि ये पावर जो हम लोग ने बहुत आसानी से ले लिए, बहुत सारे लोग अभी भी हैं कि हम सिटीजन जो है, एक भारतीयता है, सिटीजन है, हम उसका कर्तव्य निभा नहीं रहे हैं, हम बस जी रहे हैं, ठीक है मिल गया है भारत, मतलब हम यहाँ पे पैदा हो गए हैं, हम अपना खा रहे हैं, नॉर्मल चीजें हो गई हैं। सिटीजनशिप का मतलब उन लोग से पूछो जैसे चकमा वाले लोग हो गए जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच पिस गए हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं है। रोहिंग्या से पूछो कि नहीं कहाँ नहीं पता है, और हम वो फॉर ग्रांटेड ले। तो वोटर एज अ वोटर होके कौन कैंडिडेट कैसा है, वही तो जो नेता आ रहा है वो तो हमारा एक प्रतीक है, हम कैसे हैं वही तो आ रहा है, हम जैसे हैं वैसे चल रहे, जैसे दीदी ने बोला हम नैतिक नहीं है इसीलिए वो नेता नैतिक नहीं है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो एजुकेशन हमारी सबसे पहली डिमांड होनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो प्रायोरिटी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक बार एजुकेशन मिलेगा तो जो बाकी सारी चीजें हैं वो लाइन में आ जाएंगी, क्योंकि जागरूक होगा तो उतना प्रेशर गवर्नमेंट पे बनेगा, हर एक जागरूक इंसान एक प्रेशर बनाएगा कि नहीं ये हमारी डिमांड है, हमें फला फला चीज नहीं चाहिए, हमें मंदिर है मस्जिद है वो बहुत रिक्वायरमेंट है, बट जहाँ पे बिना ऑक्सीजन के अगर बच्चे मर जा रहे हैं तो शायद मंदिर प्रायोरिटी नहीं है, शायद उसके बाद शायद क्या बिल्कुल बात आनी चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है, बिल्कुल बात आनी चाहिए। तो बेसिक जो है अभी कोरोना ही हुआ तो बिहार की हालत, किसी भी स्टेट की हालत बहुत खराब थी, किसी भी स्टेट की हालत बहुत ही खराब थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स आ रहे हैं तो मोरली इतना ड्रेन हो चुके हैं कि वो जो जिनकी इंटर्नशिप है, जो जूनियर्स है उन्हीं को भेज रहे हैं, जो एक्सपीरियंस एक्चुअल डॉक्टर्स है जिन्हें पता है वो आ ही नहीं रहे हैं। तो एज अ सिटीजन हमारा कर्तव्य ये है कि भाई हम तो सबसे पहले अपना राइट जो है वो टू वोट कॉन्शियसली एक्सरसाइज करें, और जो लोग नहीं पता है उनको बताएं कि भाई नहीं ये आप आ रहे हो, ये आप वोट कर रहे हो, ये आप ही के लिए, आपके बच्चों के लिए और उनके बच्चों के लिए। तो मैं यही पे फिर करूंगी। थैंक यू रश्मि, और आपने सच में बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच था आपका, और निधि आपका भी। आपने निधि ने आपने जैसा कहा कि जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होनी चाहिए और तब हम स्थिर दिमाग से वोट कर सकेंगे। और रश्मि आपने कहा कि एजुकेशन, बिल्कुल, आज 70 साल हो गए आजादी के, लेकिन 70 सालों में, 70 से भी ज्यादा ही हो गए होंगे, 70 सालों में हमारी परिस्थितियों में कोई विशेष अंतर नहीं आया। आज भी बहुत सारे लोग बेघर हैं, आज भी बहुत सारे लोग सुबह भोजन मिलता है तो शाम की सोचते हैं, आज भोजन है तो कल की चिंता है। आज भी बहुत सारे लोग अशिक्षा से जूझ रहे हैं, शिक्षा के अभाव में हैं। तो ऐसे लोगों, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये विफलता जनता की है, ये विफलता असफलता जनसाधारण की है कि हम शासन तंत्र पे अपना नैतिक बल नहीं लगा सकते, हम शासन तंत्र को निरंकुश छोड़ दिए नैतिकता के अभाव की वजह से। जब तक समाज में जो जनता है, मतदाता है, जैसा कि निधि ने कहा कि उसकी बेसिक नीड, लेकिन बेसिक नीड कैसे होगी, बेसिक नीड पूरी होगी इस तरफ जनता का ध्यान तो पहले रहे, वो अपनी बेसिक नीड को तो समझे, अपने अधिकारों को तो समझे। आज तरह तरह के सेंटिमेंट्स हैं, धर्मवाद का सेंटिमेंट, जातिवाद का सेंटिमेंट। कुछ लोगों को तो मैंने ये कहते सुना है, वो हमारा जात भाई है, वो हमारा जात भाई है तो हम वोट उसी को देंगे। अब उस व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है, इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन वो जात भाई है, वो हमारी जात का है तो हम उसको वोट देंगे, वो हमारे धर्म का है वो हम उसको वोट देंगे।
लेकिन एक मनुष्य के रूप में जो मूलभूत समस्या है उस पर कब सोचोगे? जो मूलभूत समस्या है, हमारी न्यूनतम आवश्यकताएं, हमारी जो मानसिक आवश्यकताएं हैं, वो जो समस्या है उस पर कब सोचोगे? ये जाति धर्म से ऊपर उठकर, धर्म क्या है? धर्म तो भेद करने की बात नहीं करता। धर्म तो सब में उसी परमात्मा को देखना बताता है कि हमारे अंदर भी वही परमात्मा है, उसके अंदर भी वही परमात्मा है, पूरी सृष्टि में वही परमात्मा, उसी परमात्मा का विकास है। यही धर्म बताता है। धर्म कभी भेद करना नहीं बताता। और अगर भेद करने को आप धर्म समझते हैं तो आप बेवकूफ हैं। आप पढ़े लिखे बेवकूफ हैं। आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि आपका ध्यान मूलभूत समस्याओं से बट जाए। ये सभी जानते हैं कि जनता अगर एकत्रित हो गई, जनता अगर यूनाइट हो गई तो अपने अधिकार को लेके माने। तो जनता को यूनाइट क्यों होने देना? जनता को डिफरेंट सेंटिमेंट में फंसा करके कमजोर कर देना, यही पूंजीपतियों का काम है। और पूंजीपतियों द्वारा पोषित ये पार्टी और पार्टी के राजनेताओं, ये इनका काम है। तो जनता को ये समझना होगा कि उन्हें अपने अधिकारों को कैसे पाना है और यहां उन्हें अपने कर्तव्य का निर्वहन करना है। जब तक अपने कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन नहीं करेंगे तब तक अपने अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाएंगे। तो ये जो सेंटिमेंट है, जातिवाद और धर्मवाद का सेंटिमेंट बहुत बहुत चला हुआ है। आज से नहीं, 70 जब से ये मतलब जब से चला है, हमारे जन्म के पहले से ही ये सेंटिमेंट चल रहे हैं। निधि, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सेंटिमेंट कैसे प्रभावित करती है और मतदाता को इससे कैसे बचना चाहिए? निधि। अविता जी, तो देखिए, सेंटिमेंट शुरू से परंपरा आ रही है। मैं जब बहुत छोटी थी, मेरे पिताजी जो थे सुनते थे, वो भी बोलते थे कि मैं ब्राह्मण हूँ और ब्राह्मण खड़ा है तो वोट उसी को जाएगा, वो वहां यादव खड़ा है तो यादव वाला यादव को वोट देगा। और वो मतलब उनको ऐसा लगता था कि शायद वो मेरी जाति का है तो वो मेरा भला सोचेगा, वो मेरा भला करेगा। इस तरीके का जो सेंटिमेंट लोगों में डाला गया था, वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मणों का भला करेगा, वो मतलब उनको औरों से कोई मतलब नहीं है, उनको ब्राह्मण हूं मैं तो मुझसे मतलब है। ठीक है, होना चाहिए व्यक्ति का क्या कहते हैं, अपना भला देखना, क्योंकि मुझे तो अपने लिए देखना है कि मेरे लिए वो कैंडिडेट क्या करेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, सामाजिक आर्थिक चेतना समाज के लिए, क्योंकि समाज का भाग मैं भी हूँ, कलेक्टिवली क्या होगा समाज, पूरे समाज, क्योंकि उस समाज में मैं भी आती हूँ। तो यह जो चेतना है ना सामाजिक आर्थिक, जब हम इसको प्रबल करेंगे, जितना हम इसको प्रबल करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे ये जो भेदभाव वाली भावना है ये धीरे धीरे मन से व्यक्ति के अंदर से चली जाएगी। लेकिन अभी क्या है, यह मेरे धर्म का है तो मेरा भला होगा, मैं हिंदू हूं तो हिंदू को वोट दूंगा तो हिंदू को कोई आंच नहीं आएगी। और मुसलमान भी यही सोचते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, मुस्लिम को वोट दूंगा, वो तो ज्यादा डरे पड़े हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वो उनकी तरफ से वो ज्यादा है कि उनका क्या कहते हैं भला होगा। तो एक भय है लोगों में कि अगर मेरी कास्ट का नहीं आया तो हो सकता है मेरे साथ अच्छा ना हो, और इसी भय का फायदा उठाया जाता है। यही भय का फायदा उठाया जाता है। अभी मैं एक व्यक्ति को जानती हूँ, एक महिला को जानती हूँ, उसने मुझे बताया कि उसको कोई पार्टी अप्रोच कर रही है यूपी के लिए। जब यूपी में इलेक्शन था, मैं एक तो ब्राह्मण हूँ, दूसरा मैं महिला हूँ, तो मेरी दोनों क्राइटेरिया पूर्ण करती हूँ मैं, महिला का भी और ब्राह्मण का भी। तो मेरे लिए मुझे काफी, और मैं बहुत मतलब वो अच्छी प्रभावशाली महिला थी, तो उनको अप्रोच किया जा रहा था कि उनको फिट किया जाए वहां पे ब्राह्मणों की जो आबादी है वह ज्यादा है। इस तरीके से ये कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। देखिए क्या क्राइटेरिया है, वाह।
मजा आ जाता है सुन के। इनकी बुद्धि जो एक कहते ना कि बुद्धि जो एक कुटिल बुद्धि है वो किस लेवल पे काम करती है। They do analysis, but the analysis is of what? Not of the problems, not of the issues. The analysis of जाति, caste. Right. उनका अभी मैं एजुकेशन लेवल देख रही थी, इंडिया का जो रेट है 77.7% है एजुकेशन जो लेवल है। तो अब इसमें एजुकेशन लेवल में उनका क्या क्राइटेरिया रहा ये भी मुझे पता नहीं, शायद 10th पास का रहा है मेरे ख्याल से जो एजुकेशन है। इट्स नॉट लाइक 12th या बीए ग्रेजुएशन। सो ये मुझे पता नहीं। तो आप ये देखिए कि अभी हम 100% भी नहीं है, हमारा लेवल बहुत मतलब एजुकेशन रेट जो लिटरेसी रेट है वो बहुत लो है। ऊपर से उस लिटरेसी को किस क्राइटेरिया पे बिलीव कर रहा है ये भी मुझे नहीं पता है। तो जैसे रश्मि ने कहा एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर एजुकेशन भी भेद पर आधारित होगी तो उस एजुकेशन का कोई फायदा नहीं है ना। तो एजुकेशन जो हो वो रैशनल हो, बिल्कुल विवेकपूर्ण। मैंने आपसे भी बोला था कि एजुकेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं ना आमूल चूल एक कंप्लीट चेंजेस और रेवोल्यूशनरी चेंजेस और का दृष्टिकोण बदलने का बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मैं भी अपने जब बचपन में पढ़ती थी काफी मैंने जो मेरा जो एक लेवल था ना विनीता जी, वो भी मैं भी उसी लेवल से गुजर चुकी हूँ। जो मेरा तो मैं तो ये आनंद मार्ग से जुड़ी, जब मैंने दर्शन पढ़ा, जब मैंने क्राउड जाना तब मेरी आंखें खुली। तो ऐसे कितने लोग होंगे जो उनकी कोई गलती नहीं है, उनको शिक्षा वैसी दी गई है। तो शिक्षा का होना इम्पोर्टेंट है। Sorry for the trouble. I have to Vinita ji, I will continue. I will come back. I have something to say. Sure. I know you have another meeting, so please go on. आपकी बात मैं पूरी कर देती हूँ। शिक्षा, जैसा कि निधि जी ने कहा कि शिक्षा ऐसी शिक्षा पद्धति हो जिससे विवेकपूर्ण चिंतन प्रवाह विकसित हो सके, रैशनल थिंकिंग डेवलप हो सके। किसी सेंटिमेंट में आकर के, जब हम किसी सेंटिमेंट में आते हैं किसी भी तरह के, चाहे वो जातिवाद का हो, चाहे वो धर्मवाद का हो, चाहे वो क्षेत्रवाद का, किसी भी तरह के सेंटिमेंट में जब हम आते हैं तो हमारी बुद्धि छोटी हो जाती है, हमारा माइंड जो है हमारा कंजर्वेटिव हो जाता है। तो उस वक्त जो है विवेक मर जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। व्यक्ति क्या उचित है क्या अनुचित है इसका ध्यान उसे नहीं रहता। इसीलिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसी शिक्षा पद्धति का विकास हो जिससे इस तरह एक विकसित एक विवेकपूर्ण चिंतन प्रवाह डेवलप हो सके। और जब व्यक्ति विवेकपूर्ण डिसीजन लेता है तो वो हमेशा सही रहता है। आज जो मतदाता है, जो जनता है, कहीं ना कहीं इन सारे सेंटिमेंट्स में वो अपने विवेक को मार चुके हैं, उनके विवेक मर चुके। अपने विवेक को जागृत कीजिए और निष्पक्ष होकर के, एक मनुष्य होकर के, जाति, किसी भी तरह की जाति और धर्म, जो सो कॉल्ड धर्म, मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूं, सो कॉल्ड धर्म, तथाकथित धर्म, इनसे ऊपर उठ करके अपने मनुष्यत्व का परिचय दीजिए, मनुष्य बनिए और मनुष्य से जुड़ी हुई जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको अपना मुद्दा बनाइए और तब चुनाव कीजिए। किसी तरह के सेंटिमेंट में आकर के अपने आप को बेवकूफ मत बनने दीजिए। ये आप अपने साथ तो गलत कर रहे हैं, साथ साथ देश और समाज के साथ भी गलत कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी का प्रॉपर निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ दीदी, अगर आप आ गई हैं तो प्लीज कंटिन्यू। विनीता जी आप बोल रहे हैं तो यही मेरा भी कहना है कि एजुकेशन का जो शिक्षा का आधार है वो युक्तिपूर्ण होना चाहिए, भेदभाव रहित होना चाहिए, मानवता को ध्यान में रखते हुए जो मानव मूल्य है, नैतिकता, जो नैतिक मूल्य है, जो आध्यात्मिकता के मूल हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, जब तक आध्यात्मिकता लोगों के अंदर नहीं आएगी, जो भेदभाव की राजनीति है, जो भेदभाव का जो भी खेल चल रहा है ये चलता रहेगा। क्योंकि आध्यात्मिकता ही एक ऐसी चीज है जो संपूर्ण मानव जाति को जानती है और किसी जाति को नहीं जानती। तो यह होना बहुत जरूरी है।
जब लोग आध्यात्मिक बनेंगे तो डेफिनेटली इन चीजों में फंसेंगे नहीं, इन चीजों को नजरअंदाज करेंगे। दूसरा, जैसे मैंने लास्ट में भी अपनी वीडियोज में बोला है, इसमें समाज का एक बहुत बड़ा योगदान है, मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है, सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, लोगों का अपने आप में बहुत योगदान है, उनके अंदर यह चेतना बहुत जरूरी है, उनको ये सपोर्ट मिले, यह शिक्षा मिले, यह ज्ञान मिले। मुझे ऐसा लगता है कुछ अननेसेसरी गाया जा रहा है दीदी आपकी तरफ से, कुछ है क्या ऐसा? नॉट फ्रॉम माई साइड, लेट मी सी, मैं अनम्यूट कर रही हूँ, म्यूट कर रही हूँ। अभी नहीं है, अभी है, अब मैंने अनम्यूट किया है। अभी ठीक है, चलिए। हाँ, तो रश्मि की तरफ से होगा। हाँ, हाँ आप कह रहे थे कुछ। तो यही है विनीता जी की शिक्षा जो है उसका, शिक्षा में शिक्षित किया जाए, लोगों को बहुत अच्छे लेवल पे किया जाए। दूसरा, राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार लोगों को दिया जाए, जो जब तक, क्योंकि मैं अभी उत्तराखंड गई थी 10 दिन पहले, जब मैं उत्तराखंड गई थी मैंने देखा कई नौजवान वापस आए हुए थे शहरों से अपने अपने घर गांव में वापस। जब मैंने उनसे पूछा, मतलब जानना चाहे, उन्होंने कहा कि मुझे किसी ने अपना एक दिल की बात कही, कहा कि दीदी मैं बहुत ईमानदार था, मैंने कभी बेईमानी नहीं की, जिसका फल मैं आज भुगत रहा हूं कि मेरे पास खाने को नहीं है, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं उनका पेट नहीं भर पा रहा। यह उस व्यक्ति के यह विचार थे कि मैंने गलती की, मैंने ईमानदारी की, अगर मैंने बेईमानी करके कुछ पैसा आज रखा होता तो शायद ये दिन हमें देखने ना पड़ते। तो अब उसकी सोच क्या बन गई है कि बेईमानी करो, चाहे 2% करो, 3% करो, लेकिन बेईमानी करके कुछ पैसा अधिक ले लो। अब आप यहाँ एजुकेशन की बात क्या करोगे? वो तो ईमानदार था बेचारा, वो बेईमान बनने को रेडी हो गया। तो कहने का मतलब है कि आदमी की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो होना बहुत जरूरी। जब तक फिजिकल नेसेसिटी आदमी की पूरी नहीं होगी, आप मानसिक जो है उसका स्तर बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो सरकार को राइट टू एम्प्लॉयमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वह देना बहुत जरूरी है। उनकी 5 मूल जो एसेंशियल जो वो हैं, क्या कहते हैं, लाइफ एसेंशियल जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट हैज टू बी फुलफिल्ड बाय द गवर्नमेंट। तो जब ये चीजें होंगी तो डेफिनेटली वो नैतिकवान भी बनेगा, आध्यात्मिक भी बनेगा, सब कुछ बनेगा वो। और उसकी तरफ से उसको पूर्ण रूप से, कहते हैं ना कि एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दिया जाए, एजुकेशन दी जाए, उसको वातावरण दिया जाए, है ना। दिस इज व्हाट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू निधि, थैंक यू सो मच। रश्मि आप कुछ कहना चाह रही थी? आप अनम्यूट कीजिए, आप प्रॉब्लम वाकई आपकी जी। हाँ, थोड़ा बैकग्राउंड में है नॉइज। तो ये जो आपने जो क्वेश्चन उठाया था कि जो जातिवाद है, धर्म है, ये हमारा टॉपिक नहीं होना चाहिए वोट लेने के लिए या वोट देने के लिए। मैं यही बोलूंगी कि जैसे अगर घर में खाना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल घर में अगर मेरे खाना नहीं है तो मैं शॉपिंग पे नहीं जाऊंगी कि खाना हमें मिल रहा है कि नहीं। सिमिलरली जब हमारे बेसिक राइट्स नहीं हमें मिल रहे हैं, हम धर्म जाति पे जा कैसे सकते? ये तो लग्जरी, मुझे ये तो लग्जरी की बातें हैं, राइट कि हम जाति पे लड़ रहे हैं, कास्ट पे लड़ रहे हैं, तो और हमारे बेसिक जो है नेसेसिटी है वो है ही नहीं। मैं जैसे से आती हूँ तो मेरे को डर लगता है, तो उस टाइम अगर मैं सुनती हूँ कि जाति या धर्म के मतलब बेसिस पे कहीं लड़ा जा रहा है, तो मुझे बिल्कुल उस समय हर चीज पॉइंटलेस लगती है। मुझे भी लगता है कि नहीं, वोट नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं जो है, मैं प्रॉब्लम तो अपने पूरे लाइफ सह रही हूँ, और ये लोग हैं जो कास्ट पे और रिलीजन पे ये वोट ले जा रहे हैं। तो हम सबको ये एज अ वोटर समझने की जरूरत है कि जब तक हमारी बेसिक नेसेसिटी, पेट में भोजन नहीं है, तो हमें धर्म भोजन नहीं लाके देगा, वो एम्प्लॉयमेंट ही भोजन लाके देगा। और मैं अभी डेटा मैंने देखा था कल परसों बिहार का ही, वही कि शायद पटना यूनिवर्सिटी की बात है, क्योंकि बच्चे वहां के काफी मेहनती होते हैं तो कॉलेज में ही जाके पढ़ते हैं। तो ग्रुप था बच्चों का, वो पढ़ रहे थे, तो उनसे वही पूछा गया कि आप
क्या कर रहे हैं? तो बोल रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं? 2012 से। आई वॉज शॉक्ड। बोले क्यों इतना टाइम कैसे? एक तो मतलब कि 6 जो पीरियड होता है 6 इयर्स का काफी लंबा होता है। उन्होंने बोला कि क्या कर सकते हैं, 2 बार एसएससी में एग्जाम निकाला, कैंसिल हो गया, रेलवे का एग्जाम निकाला, कैंसिल हो गया, 4 पीरियड के जो 4 साल का पीरियड था, वैकेंसीज निकली नहीं। जब ये हालत है और सबका बैकग्राउंड है, वो फार्मर, उनके पेरेंट्स है, अब वो जो है फार्मर खुद भी वही है, तो जो बच्चे हैं वो पढ़ा के अपना खर्चा निकाल रहे हैं। तो मुझे ये आश्चर्य होता है एज अ जागरूक सिटीजन कि जब ये स्थिति है, लोग बोलते हैं, जैसे एक पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूंगी, एक्स पार्टी ने बोला कि पकोड़े तलना भी एक एम्प्लॉयमेंट है, आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं बिल्कुल मैं किसी पार्टी से नहीं करती, ना सपोर्ट करती हूँ, बट ये बोलना, हाँ अच्छी बात है, हर काम अच्छा होता है, बड़े भले गार्डनर हो, एक काम करे अच्छे से करे तो वो उसके लिए अच्छा है। बट आप एक एमबीबीएस को एक्सपेक्ट करोगे, एक एलएलएम जो कर रहा है उससे एक्सपेक्ट करोगे कि पकोड़े तले, तो डिग्निफाइड नहीं है। बिल्कुल। और आज सब इंसान पढ़ना चाह रहा है ताकि वो जागरूक हो सके, एक्चुअली ये चक्षु खुले कि दुनिया में हो क्या रहा है। अपना जो है, पहले प्रायोरिटी ये होती थी कि भाई लड़की है, उसको जो है घर का काम काज सिखाओ, शादी कर दो, ये प्रायोरिटी, बच्चा कमाने लायक हो गया, उसकी शादी कर दो। बट आजकल के बच्चे हैं वो काफी अपना मतलब जो एक्सपैंड कर चुके हैं कि हम उन्हें इन्वॉल्व होना है हर चीज पे। तो धर्म जाति अगर आती है और हम उसमें बह जाते हैं तो हम निरा मूर्ख हैं, बिल्कुल। और मेरे को आक्रोश, मेरे में वो गुस्सा आता है कि हम यहाँ पे जाते हैं, हाथरस जैसी भाई घटनाएं होती हैं, उस पे नहीं आक्रोश इतना होता है, बट सेंटिमेंट्स थोड़ी थोड़ी बात पे हर्ट हो जाते हैं कि अरे हमारे मैया जी को ये बोल दिया, इन लोग के लिए ये बोल दिया है। तो और वही लोग जल जा रहे हैं कि भाई हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ कोई रोटी के लिए, आप धर्म के लिए कैसे लड़ सकते हैं? तो वही है, सब सारी चीजें हैं वो एजुकेशन से ही आएंगी, जागरूकता से आएगा। अब हमारी जिम्मेदारी है, अगर फर्स्ट टाइम अगर वोटर हमारे घर से निकल रहा है तो एज अ पेरेंट उनका हो, वो बताए कि भाई तुम आप ऐसे में वोट करिए, आप इनको वोट करिए जो अपने एरिया का कैंडिडेट है। लोग ये सोचते हैं कि सीएम हम चुन रहे हैं, जबकि बेसिकली सीएम हम नहीं चुन रहे हैं, हम वो कैंडिडेट अपने एरिया का चुनेंगे। हमारा वही है, हमें पार्टी के ग्लैमर में नहीं जाना चाहिए कि बीजेपी आ गई या कांग्रेस आ गया या कोई एक्स पार्टी आ गई, क्योंकि एक्चुअली हम पीएम नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, हम सीएम नहीं इलेक्ट कर रहे हैं, हमारा बस ही नहीं है। हम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो कैंडिडेट है हम उसे इलेक्ट करते हैं, तो हमें वो देखिए कि उसके मैनिफेस्टो में क्या है, क्या वो हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर रहा है, और वो दबाव हमें डालना चाहिए। वो किससे होगा? थैंक यू सो मच रश्मि, थैंक यू सो मच रश्मि। और विनीता जी, मेरे पास भी मुझे अब अपने जाना पड़ेगा। ओके, थैंक यू अर्जेंट। पर मैं एक जाने से पहले हमारे जो पीबीआई के जनसंपर्क सचिव है उनकी एक कविता जरूर सुनाना चाहूंगी। रश्मि आप अपना म्यूट कर दीजिए। तो उन्होंने कविता जो लिखी वो यह है कि चोर की लड़ाई चोर से, सुधार होगा किस ओर से, कैसे करेगा वो होश की बातें जो पी रहा है शराब भोर से, तेरा क्या तुझ पे ही लौटेगा, ये दुनिया गोल है हर छोर से, सुधरेगी दुनिया ये बात तय है अगर शुरुआत हो तेरी ओर से, उलझा के किसी को तू भी उलझेगा, देकर भाग्य सबका बंधा है एक डोर से, कथनी नहीं करनी भी देख उसकी, देकर गया भाषण जो जोर शोर से, त्रुटिहीन आदर्श और नैतिक नेतृत्व चाहिए, बदलती नहीं दुनिया सिर्फ नारों के शोर से। यह कविता श्री रविंदर सिंह जी की है, पीबीआई के जनसंपर्क सचिव है। तो आप समझिए यह कविता हर लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों को। ये बहुत सिंपल और सरल शब्दों में उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। तो
थैंक यू, This is what थैंक यू, Vinita ji, I would like to थैंक end यू, from my थैंक यू। side और at this time. रविंद्र भाई को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसे यहाँ पर पढ़ा। आज जो भी डिस्कशन हुआ, जो भी चर्चा हुई, वो मतदाता को लेकर के हुई कि मतदाता को अपनी भूमिका का निर्वहन, अपने कर्तव्य का निर्वहन बहुत ही ईमानदारी से करना होगा, पूरी शक्ति के साथ करना होगा, जिससे उसको उचित और योग्य नेतृत्व मिल सके। जन साधारण को अपने अंदर नैतिकता का विकास करना होगा, जिससे मॉरलिस्ट निकल कर आए, और वो मॉरलिस्ट जब देश और समाज के बागडोर अपने हाथ में लेंगे, तब मनुष्य, जनता, मानवता, समाज की दशा एवं दशा सुधरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग, जो लोग काम धंधा करने दिल्ली बॉम्बे गए थे, उनको किस तरह से वापस आना पड़ा, ये किसी से छिपा नहीं है, ये दर्द किसी से छिपा नहीं है। किस तरह से वो नंगे पैर वहां से चल दिए, ये त्रासदी, ये बहुत बड़ी त्रासदी है, ये कहीं दूर की बात नहीं है, निकट बहुत अभी रिसेंटली हुआ है। जनता, मतदाता को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, जो हमारी आर्थिक जो समस्याओं का समाधान हमको कहीं दूर जाकर न करना पड़े, बल्कि हम जहां हैं वही हमारी आर्थिक समस्या का समाधान हो। हम जिस समाज में रहते हैं वहां ऐसी व्यवस्था बने जिससे हमें अर्थोपार्जन, हम जहां हैं वही कर सके। हमें कहीं दूर जगह, दूर देश में जा करके अनजान लोगों के बीच में हम वहां पर अपना समय ना बर्बाद करें, बल्कि अपने जिस समाज में हम रहते हैं, जिस जगह हम रहते हैं, वही ऐसी व्यवस्था सरकार करे, ऐसे इंडस्ट्री वगैरह का जो भी है वो करे, जिससे हम अर्थोपार्जन वहीं रह के कर सके, एक समाज में रह करके। और इसके लिए मैं तो कहती हूं, अगर सरकार नहीं सुनती है तो जनता को मूवमेंट करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ इलेक्शन के दौर में, जब इलेक्शन आता है तो ये जनता आम से खास हो जाती है चंद दिनों के लिए। इसी चंद दिनों में ये उस जनता को एहसास करा जाता है कि आपका वोट कितना कीमती है। लेकिन जनता को ये एहसास कराना होगा कि सिर्फ इलेक्शन में ही नहीं, इलेक्शन के बाद भी हम कीमती हैं। इलेक्शन के बाद भी सरकार को छोड़ना नहीं है। जिसको आप इलेक्ट करके भेजते हो, उसने क्या काम किया आपके शहर में, आपके क्षेत्र में क्या काम किया, उसका हिसाब कौन रखेगा? उसका हिसाब वो रखेगा जिसने चुना, जिसने चयन किया, वो हिसाब रखेगा। तो जनता को, और अगर आपकी नहीं कोई सुनता, तो जनता के पास एक हथियार है, मूवमेंट, आंदोलन। अपने अधिकार के लिए तो करना ही पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका करना पड़ता है। उसी तरह से कुछ स्वार्थी लोगों को अपने स्वार्थ को पूरा, अपने आप को इस्तेमाल करने मत दीजिए। अपने अधिकारों को समझिए, अपने स्थान को समझिए कि आप क्या हैं, और अपनी शक्ति को पहचानिए, वोट कीजिए, और वोट के बाद भी छोड़िए नहीं। उन्होंने क्या किया क्या नहीं, उनसे पूछिए। रश्मि, मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, प्लीज प्लीज। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि अगर हम इन्हें नहीं दे तो किसे दे। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है कि जो अगर विकल्प नहीं दे रहे तो हम किसे दें। एक प्रश्न ये हमारे माइंड में छाप दिया गया है कि ये नहीं तो कौन, और फिर हम भी यही सोच लेते हैं, क्योंकि 100 बार बोला गया है लास्ट 7 years 8 years से कि ये नहीं तो कौन। और बिल्कुल हम बात करते तो लोग बोलते हैं कि हम इनको नहीं वोट करें तो किसको। तो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, तो एनालाइज करके मुझे ये पता चला कि इसका नैतिक नेतृत्व देने के लिए
प्रौढ़ अर्थव्यवस्था को लागू करने के लिए संकल्पित है, कर्तनिष्ठ है और खूब जोर से काम कर रही है। और यह एक नीतिवादी है और हमारा आम जनताओं से अनुरोध है कि प्लीज पीबीआई के साथ जुड़िए, उसको जानिए कि हमें नैतिक लोगों की बहुत आवश्यकता है, हमें जागरूक मतदाताओं की बहुत आवश्यकता है। और हमारा यह ध्येय है कि नैतिक नेतृत्व, जागृत मतदाता, नीतिवादी नेतृत्व, जागृत मतदाता। तो पीबीआई को वोट दीजिए, पीबीआई के बारे में जानिए, pbi.org.in, और लोग उनसे जुड़िए। मैं तो चाहती हूँ कि जो नैतिक नेतृत्व दे सकता है वह पीबीआई से जुड़िए। पीबीआई उनको उनको पार्टी में शामिल करेगा और उनको आगे, अगर वह अपने क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं, उनको पूर्ण रूप से समर्थन देगा। लेकिन नैतिक नेतृत्व यानी करनी और कथनी जिसकी समान है, हम सिंपल भाषा में, सरल भाषा में, वह मेरे लिए या हमारे पीबीआई के लिए नैतिक है, जिसकी करनी और कथनी समान। तो कि आज मैं अगर एक नैतिकता की बहुत बड़ी है, श्री आनंद मूर्ति ने कहा था, अगर यम नियम का जो फॉलोअर, जो सिंसियर फॉलोअर थे, तो वह सदाशिव रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी को भी नहीं बोला सिंसियर फॉलोअर में से। तो आप समझ सकते हैं कि वो नैतिकता की बात अगर मैं करूं तो फिर कोई उसमें से नहीं निकल पाएगा। लेकिन जिसकी कथनी और करनी समान है, जो मानवता के लिए जिसके हृदय में दर्द है, वह पीबीआई को ज्वाइन कर सकता है और अपने क्षेत्र में वह काम कर सकता है। तो आप पीबीआई को दीजिए। पीबीआई का जो मोटिव है, जो उद्देश्य है, वो मानव संपूर्ण मानव जाति। हाँ रश्मि जी बोलिए। मेरा कंक्लूजन मैं अपना यही एंड करूंगी कि एज अ वोटर जब हम इलेक्ट करते हैं, तो जैसे विनीता जी ने बोला कि हमारा ये है कि हम आक्रोश लाएं, तो हमारा ये काम नहीं कल हम वोट कर रहे हैं, हमारा काम खत्म नहीं। तो उनको भी लगेगा, हमारे जो नेता आएंगे कि भाई हमारा भी काम हो गया, 5 साल हम नहीं आएंगे, जो हमने उन्हें आदत डाल दी है। तो ये बिल्कुल हमें ऐसे वोट देना चाहिए जिनकी कथनी और करनी सेम हो। तो हमें ये ध्यान रखना कि पिछले बार हमने जिसे वोट दिया, क्या उसने अपने वादे पूरे किए, नहीं किए तो उसे अगला मौका मत दो, क्योंकि हम यहाँ पे 5 एक जिंदगी के बहुत बहुत बड़ा पोर्शन होता है। आप दूसरे को वोट जो प्रॉमिसिंग आपको लगता है, अगर बुरा है और बहुत बुरा है तो कम बुरे को वोट दीजिए। तो पहले से हम प्रोग्रेस करना है, तो हमें बस चले हुए रास्ते पे नहीं चलना है, ट्राई करना है नई चीजें, क्योंकि बहुत कम है और ये जो समय है वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस मैं यही कंक्लूड करूंगी। बिल्कुल, जैसा कि रश्मि ने कहा कि अगर कोई ये कहे कि विकल्प नहीं है हमारे पास, तो इसकी विफलता, इसकी असफलता हमारी है कि हमने अभी तक विकल्प तैयार नहीं किया। हम इन्हीं लोगों में से चुनते आए, हमने कोई विकल्प तैयार नहीं किया। अगर कोई ईमानदार व्यक्ति खड़ा भी हुआ है चुनाव में, तो वो उसके अंदर वोट खरीदने की ताकत नहीं रही, इसलिए वो हार गया। तो ये हमारी असफलता है, हमारी, चाहे वो हमारी अशिक्षा की वजह से हो, मतदाता की अशिक्षा की वजह से हो, मतदाता की अज्ञानता की वजह से हो, पर असफलता मतदाता की है। क्योंकि मतदाता अगर जागरूक होगा तो जागरूक नेतृत्व मिलेगा। अगर मतदाता गैर जिम्मेदार है तो गैर जिम्मेदार नेतृत्व मिलेगा। तो बहुत समय हो गया है और मैं इस डिस्कशन को यहीं समाप्त करना, हालांकि बातें बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन समय कम है, तो मैं इसको यही समाप्त करना चाहूंगी सिर्फ इन बातों से कि बिहार में इलेक्शन है कल, और मेरा मतदाताओं से अनुरोध है कि प्लीज किसी भी तरह के सेंटिमेंट में, बेवजह के सेंटिमेंट में मत आइए। अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए और अपने होशो हवास में अपने जो मानवीय मुद्दे हैं, जो मानवीय समस्याएं हैं, उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और फिर वोट कीजिए। धन्यवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद निधि और रश्मि, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी प्रोग्राम में बुलाने का, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।